एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे द पीस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। मतलब कि हमारे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल चेंज आया था उसकी स्पीड कैसी थी, है ना, उसकी प्रोसेस कैसी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ बोला है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है उसकी स्पीड कैसी थी, वो ज़्यादा स्लो थी या फिर ज़्यादा रैपिड थी, तेज़ थी, है ना। और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है या नहीं, है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो देखो सबसे पहले बताया गया है कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी, ज़्यादातर ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किसकी थी, कॉटन की और मेटल्स की, है ना। मेटल मतलब स्टील, कॉपर, आयरन, इन सब चीज़ों की। ठीक है, और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जो रैपिड पीस था इंडस्ट्री का वो था कॉटन का, है ना। और वो कॉटन जो है वो फर्स्ट फेस माना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1840 में। ठीक है, और देखो कॉटन के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को लीड करने लगी। मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, लेकिन कॉटन के बाद आयरन और स्टील की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पाई जाने लगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेलवे एक्सपेंशन होने लगा इंग्लैंड में, है ना। और जितनी भी कॉलोनीज़ बनती थी उनको मतलब कह सकते हैं कि उन पर रेलवे ट्रैक बिछाए जाने लगे, जिसके लिए आयरन की और स्टील की डिमांड क्या इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो 1873 आते आते क्या हुआ, जो ब्रिटेन था ना वो 77 मिलियन जो है आयरन को और स्टील का एक्सपोर्ट करता था, है ना। ये क्या है, कॉटन के अमाउंट के डबल है ना, 77 मिलियन। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड बोला गया है कि जो नई इंडस्ट्रीज़ आई थी वो इतनी आसानी से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ यानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाती थी, नहीं हटा पाती थी, है ना। और देखो जो नई नई इंडस्ट्रीज़ आई उनके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 20% लोग ही काम करते थे उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बाकी सब क्या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, है ना। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा फैक्ट्रीज़ में, है ना। और ये प्रोडक्शन डोमेस्टिक यूनिट्स में भी यूज़ करा जाने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने स्टीम पावर कुछ मशीन्स हैं जो कि कॉटन और मेटल इंडस्ट्री में उन्होंने यूज़ नहीं करी थी। ठीक है, और जो नई नई इंडस्ट्रीज़ आती थी उन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा था। ठीक है, और देखो जो नॉन मैकेनिक सेक्टर है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोइट्री, ग्लास वर्क, ट्रेनिंग, फर्नीचर, और इन सब चीज़ों का क्या जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, वो भी विद द हेल्प ऑफ लेबर, वो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती थी। ठीक है, अब फोर्थ आ जाते हैं। फोर्थ का है यहाँ पे कि जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे बदलने लगी, है ना। उन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, है ना। जो टेक्नोलॉजी थी मर्चेंट्स के लिए, मतलब कि व्यापारियों के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होती थी, है ना। और देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मशीन्स है वो ख़राब हो जाती थी तो उनकी रिपेयरिंग भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी मर्चेंट्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए वो लोग इन मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, और ये जो मशीन्स थी, ये जो मशीन्स इन्वेंटर्स के थ्रू इन्वेंट करी गई थी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं मानी जाती थी उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए जो लोग थे इसका यूज़ नहीं करते थे, वो सब क्या ह्यूमन लेबर का यूज़ करते थे और हैंडमेड सामान को प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब देखो यही हम स्टीम इंजन के केस में देखेंगे। स्टीम इंजन क्या, किसके द्वारा, न्यूकॉम, इनका फुल नेम क्या है, थॉमस न्यूकॉमन, इनके थ्रू बनाया गया था स्टीम इंजन, जो कि बाद में जेम्स वॉट के थ्रू इम्प्रूव करा गया था 1781 में। उसके बाद क्या, एक इंडस्ट्री जो कि जेम्स वॉट के फ्रेंड थे, उनका नाम क्या था, मैथेव बोल्टन, इन्होंने इसका नया मॉडल मैन्युफैक्चर करा स्टीम इंजन का, लेकिन बहुत सालों तक इसका कोई भी बायर नहीं था, मतलब कि बहुत सालों तक स्टीम इंजन को किसी ने भी नहीं खरीदा था। 19वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ, पूरे इंग्लैंड में सिर्फ स्टीम इंजन के कितने 321 स्टीम इंजन यूज़ करे जाते थे। ठीक है, और इसमें 321 में 80 स्टीम इंजन यूज़ करे जाते थे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, 9 यूज़ करे जाते थे वूल इंडस्ट्रीज़ में, और बाकी जो है आयरन वर्क्स और कैनल वर्क्स में यूज़ करे जाते थे, माइनिंग वगैरह में यूज़ करे जाते थे। ठीक है, और ये जो स्टीम इंजन्स थे ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे इंडस्ट्रीज़ के लिए उस टाइम पर, है ना। और 1 सेंचुरी तक इसका किसी ने यूज़ भी नहीं करा था, मतलब हम कह सकते हैं 100 ईयर्स तक, है ना। क्यों? क्योंकि लोग जो है इन न्यू टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एनहेंस नहीं करते थे, वो सब क्या लेबर
को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कतराते थे। वो ये सोचते थे कि इससे हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। 19वीं सेंचुरी आते आते जो हिस्टोरियंस थे, है ना, उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो वर्कर्स थी उनकी डिमांड ज़्यादा थी, है ना, और जो लेबर था, क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी डिमांड ज़्यादा थी कंपेयर टू टेक्नोलॉजी और मशीन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर क्या है, मतलब कि हैंड लेबर तो हो गए हमारे ह्यूमंस और क्राफ्ट पर्सन, और स्टीम पावर मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड मशीन्स, उसके बारे में बताया। तो देखो विक्टोरियन ब्रिटेन क्या है, मतलब कि पहले के टाइम पे ब्रिटेन में किसका विक्टोरिया का राज था, है ना, तो इसलिए विक्टोरियन ब्रिटेन कहा गया है। तो विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं थी। जो गरीब पीजेंट्स थे और वर्जेंट्स थे वो क्या शहरों की तरफ जाते थे जॉब की तलाश में, ठीक है, और उनको क्या लेबर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको क्या तनख्वाह भी कम मिलती थी। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो इंडस्ट्री के मालिक थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी लेबर की फाइंड करने में या उनकी पेमेंट पे करने में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लेबर्स थे तो उनको तनख्वाह भी बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि जो मशीन्स है उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता था, ह्यूमन लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको और मर्चेंट्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, और उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी उनका ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ कि लेबर जो है वो सीजनल बेस पे भी डिमांड करे जाने लगे। सीजनल बेस कैसे, जैसे कि गैस वर्क हो गया, ब्रिवरीज हो गया, ये क्या ठंड के महीने में ज़्यादा यूज़ करे जाते थे, तो इसलिए ठंड के महीने में यहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती थी, बाकी गर्मियों के महीने में ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। बुक्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये क्या क्रिसमस के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, दिसंबर में, है ना। तो इसलिए बाकी महीनों में जो लेबर थे वो क्या खाली घूमते थे, है ना, अनएम्प्लॉयड घूमते थे। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो क्या है, कुछ लोग तो ऐसे थे कि वहाँ पर कह सकते हैं कि जब उनका सीज़न आता था तभी जॉब फाइंड करने जाते थे, और कुछ लोग वहीं पर अपना रहते थे, ठीक है। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट थे वो हैंड लेबर के थ्रू मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करे जाते थे। और जैसे कि ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट है, ओरिएंटेड क्या होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में एक जैसे प्रोड्यूस करे जाने हो, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गई, है ना, यूनिफॉर्म हज़ारों लाखों बनाई जाती है एक ही तरह की, तो वो क्या हैंड लेबर के थ्रू बनाई जाती थी, और मार्केट में इनकी डिमांड ज़्यादा थी। ब्रिटेन में 500 वेराइटीज़ थी हैमर्स की, और 44 वेराइटीज़ थी किसकी, कुल्हाड़ी की। तो ये सब भी हैंड मेड लेबर से बनाई जाती थी, ठीक है। ब्रिटेन में जो अपर क्लास थी यानी कि एरिस्टोक्रेट्स थी, वो हैंड मेड है जो हाथों के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता था सामान, उसको ज़्यादा खरीदती थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक क्लास को शो करता है, और इसमें क्या एक अच्छी फिनिशिंग और एक केयरफुल डिज़ाइन दिखाई देती है, जो कि मशीन मेड गुड्स में नहीं दिखाई देती, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लेबर थी उनकी शॉर्टेज कभी नहीं आई। जो इंडस्ट्रीज थे वो मैकेनिकल पावर को उनको ज़रूरत नहीं होती थी, उनको सिर्फ ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती थी। लेकिन अमेरिका में क्या होता था कि अमेरिका में ह्यूमन लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देकर कह सकते हैं कि मशीन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइफ और वर्कर्स, मतलब कि जो वर्कर्स थे, लेबर थे, उनकी लाइफ कैसी थी। तो देखो जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, ठीक है। जो लोग थे वो जॉब की तलाश में इधर उधर ट्रैवल करते थे, है ना, हज़ारों सिटीज़ में वो घूमते थे जॉब की तलाश में। लेकिन उस टाइम पे जॉब ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती थी, क्योंकि जॉब की तलाश में बहुत सारे लोग थे पर जॉब इतनी नहीं थी, सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलती थी जिनकी उधर किसी नेटवर्क में फ्रेंडशिप है या कोई रिलेशन है ना। तो अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तभी आपको वहाँ जल्दी जॉब मिल जाती है, वरना उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, है ना। तो लोग क्या करते थे, लेबर ब्रिज के नीचे रात गुजारते थे या सड़कों पर रहकर अपनी रात गुजारते थे, है ना। वहाँ की जो पुअर लॉ अथॉरिटी है उन्होंने वहाँ के लेबर्स के लिए रैन बसेरे भी बनाए थे जहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। जो सीजनैलिटी बेस्ड लेबर हैं वो विदाउट वर्क रहते थे बहुत ज़्यादा समय के लिए। तो वो क्या करते थे, कुछ लोग तो ऑड जॉब्स करते थे, मतलब छोटा मोटा काम कर कर अपना घर चलाते थे, और कुछ लोग क्या है वहीं पर सड़कों पर रहते थे या फिर अपने गांव वापस लौट जाते थे, जब उनका काम आता था तो वो वापस आ जाते थे, ठीक है। अब देखो 19वीं सेंचुरी आते आते क्या
हुआ कि जो वेजेस थी मतलब तनख्वाह थी वो बढ़ गई, लेकिन इसका लोगों का इससे कोई भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि नेपोलियन वॉर चल रहा था, है ना, हमने हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, नेपोलियन वॉर पर चल रहा था। तो उससे क्या हुआ कि जो महंगाई थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, चीज़ों के दाम क्या हो गए, बढ़ गए। तो अगर लेबर की इनकम भी बढ़ जाती है, वर्कर्स की इनकम भी बढ़ जाती है, तो इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी आते आते क्या 10% जो लोग थे वो अर्बन पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा गरीब होने लगी, ठीक है। और 75 से 35% लोग क्या है अलग अलग रीजन्स में जाने लगे और अनएम्प्लॉयड होने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या था, स्पिनिंग जेनी क्या एक कह सकते हैं कि धागे बनाने की मशीन है। इस धागे बनाने की मशीन से क्या होता था, ये वुलन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती थी। जब ये मशीन नहीं आई थी तो वुमेंस स्पिनिंग करते थे, लेकिन जब ये मशीन आ गई तो इससे वुमेंस को लगा कि हमारे रोज़गार पर क्या बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डाल रही है ना। तो उन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा। 1840 आते आते बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ आने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, रोड बनने लगी, नए रेलवे स्टेशन बनने लगे, रेलवे लाइन बनने लगी, है ना, और बहुत सारे कह सकते हैं ड्रेनेज, सीवर्स, ये सब चीज़ें बनने लगी। तो बहुत सारे वर्कर्स को क्या एम्प्लॉयमेंट मिला। 1840 आते आते ये जो वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे के पार्ट में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़, मतलब कि जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। तो ये हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।